कहानी की शुरुआत होती है एक माहिर चोर पैपिलन से, जो एक बहुत ही खुफिया जगह में घुसकर तिजोरी से करोड़ों के हीरे और खास दस्तावेज चुरा रहा होता है। चोरी के तुरंत बाद वो खिड़की के रास्ते नीचे उतरता है और सीधा एक क्लब के अंदर जाता है। वहाँ उसका बॉस कहता है, आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ खास दिखाता हूँ। पैपिलन चोरी के बाद हर बार बॉस को सारा चोरी का माल देने आता है, क्योंकि पैपिलन इसी बॉस के लिए काम करता है और पकड़े जाने पर बॉस उसे हमेशा पुलिस से बचाता है। जैसे ही पैपिलन अंदर पहुंचता है और देखता है कि बॉस के कुछ गुंडे एक आदमी को बुरी तरह पीट रहे होते हैं, इसके बाद बॉस पैपिलन के पास आता है और उस पिटते हुए आदमी की तरफ इशारा करके पैपिलन से कहता है, जो भी मुझे धोखा देगा उसका यही हाल होगा। असल में उस आदमी ने चुराए गए पैसों में से कुछ हिस्सा अपने पास छुपा लिया होता है और इसी वजह से उसकी पिटाई हो रही होती है। बॉस पैपिलन से पूछता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? पैपिलन अपनी जेब से चमचमाते हीरे निकालकर उसके सामने रख देता है। हीरे देखकर बॉस खुश हो जाता है और मजाक में पूछता है, क्या तुमने भी उस आदमी की तरह अपने पास कोई हीरा तो छुपाकर नहीं रखा? पैपिलन मुस्कुराता है और जवाब देता है, मैंने अपने लिए बड़े वाले हीरे रख लिए हैं। ये सुनकर उसका बॉस हंसने लगता है और कहता है, तेरे में बहुत हिम्मत है, लेकिन अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें भी बुरी तरह सबक सिखाऊंगा। बॉस उसे इनाम के तौर पर $10,000 देता है और इसके बाद पैपिलन क्लब से बाहर निकल जाता है। तभी क्लब के बाहर उसकी गर्लफ्रेंड नेनेत पैपिलन से मिलने आती है। नेनेत पैपिलन से बहुत प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है, इसीलिए पैपिलन उसे चुराया हुआ एक हीरे का हार दे देता है। वो कुछ और हीरे भी नेनेत को देता है और कहता है, ये हमारे बुढ़ापे के लिए हैं। लेकिन यहाँ ये साफ हो जाता है कि पैपिलन ने अपने बॉस को धोखा देकर अपने पास हीरे छुपा लिए होते हैं। इसी दौरान एक आदमी छुपकर उन पर नजर रख रहा होता है। बॉस ने ही इस आदमी को पैपिलन का पीछा करने के लिए भेजा होता है और उस आदमी को पता चल जाता है पैपिलन ने बॉस को धोखा दिया है। पैपिलन को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं होती कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद पैपिलन और नेनेत दोनों अपने घर के अंदर जाते हैं और एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह नेनेत पैपिलन से कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे उस गांव जाना है जहाँ तुम्हारा बचपन बीता। नेनेत कहती है, चलो आज ही यहाँ से भाग चलते हैं, वहाँ हम सुकून की जिंदगी जिएंगे। पैपिलन उसे जवाब देता है, मेरे गांव में कुछ नहीं है, मैंने कल रात जितना पैसा चोरी किया उतना पैसा मेरे गांव वाले 1 साल में भी नहीं कमा पाते। ये सुनते ही नेनेत नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा ही मायने रखता है। तब पैपिलन उसे समझाता है और कहता है, बस मुझे 6 महीने दे दो, मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूंगा कि फिर कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद हम मेरे गांव में आराम से जिंदगी बिताएंगे। ये बातें कहते समय पैपिलन को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अभी कुछ मिनटों बाद वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर मकान मालकिन दस्तक देती है और कहती है, मैं किराया लेने आई हूँ। लेकिन मकान मालकिन के साथ बाहर पुलिस भी खड़ी होती है। जैसे ही दरवाजा खोलता है तभी पुलिस वाले अंदर आते हैं और पैपिलन को खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। इन पुलिस वालों को बॉस ने भेजा था क्योंकि उसे पैपिलन के धोखे के बारे में पता चल गया था। पैपिलन पुलिस से कहता है, मैंने किसी का खून नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे सीधा पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अगले दिन नेनेता उससे मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हें उम्र भर की कैद हुई है। नेनेत बताती है कि उस रात बॉस जिस आदमी को पीट रहा था उसे बॉस के लोगों ने मार डाला और इल्जाम तुम्हारे पर लगा दिया। नेनेत उसे दिलासा देती है, परेशान मत हो, मैं कोर्ट में अपील करूंगी और तुम्हें छुड़ा लूंगी। पैपिलन कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि बॉस ने पुलिस को पैसे दे दिए हैं और मुझे फंसाया गया है। वो आगे कहता है, मुझे यहाँ से कोई कानून नहीं छुड़ा सकता, मुझे खुद ही जेल से भागना पड़ेगा। वो नेनेत से वादा करता है, जेल से भागने के बाद मैं सबसे पहले उस आदमी को मारूंगा जिसने मुझे फंसाया है और अब तुम मुझे भूल जाओ। तभी उसके बगल में खड़ा जुलॉट नाम का कैदी उससे कहता है, मैंने सुना तुम जेल से भागना चाहते हो, लेकिन इस जेल से भागने के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। तभी सभी कैदियों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है और उन्हें जेल की यूनिफॉर्म पहनाकर लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। जुलॉट पैपिलन को एक आदमी की तरफ इशारा करके बताता है कि इस आदमी का नाम लुई डेगा है और ये एक करोड़पति है। लुई यहाँ आने से पहले करोड़ों रुपए के नकली कागजात तैयार करने का काम करता था और अब भी उसने अपने पास काफी पैसा छुपा कर रखा हुआ है। जुलॉट कहता है, वो यहाँ ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि कैदी उससे पैसे छीनने के लिए उसे मार डालेंगे। मेडिकल खत्म होने के बाद सभी कैदियों को शहर के रास्ते जेल ले जाया जाता है। इसी दौरान रास्ते में लुई की पत्नी एक वकील के साथ उससे मिलने पहुंचती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं वकील की मदद से तुम्हें कुछ ही हफ्तों में यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। इसके बाद सभी कैदियों को समंदर के बीच
बीच बनी जेल में ले जाने के लिए एक समुद्री जहाज में बैठा दिया जाता है। तभी पैपिलन सीधे लुई के पास जाता है और बताता है कि इस जेल में खतरनाक कैदी तुम्हारी जान लेना चाहते हैं ताकि तुम्हारे पैसे छीन सकें। इसके बाद पैपिलन उसे ऑफर देता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन सकता हूँ। पैपिलन कहता है कि मैं हर समय तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें पैसे देने होंगे। लुई मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी सुरक्षा के लिए यहाँ अधिकारी मौजूद हैं। लेकिन उस समय लुई को जेल की खतरनाक सच्चाई का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। रात होती है और सभी कैदी सो जाते हैं। आधी रात को लुई की आंख खुलती है और वो देखता है कि एक आदमी उसके बगल वाले कैदी के पेट में खंजर मारकर उसे मार देता है। वो आदमी मरे हुए कैदी के पेट के साथ बंधे पैसे छीन लेता है और कुछ पैसे रिश्वत के तौर पर जेल के अधिकारी के लिए वहीं जमीन पर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद एक अधिकारी वहां आता है और जमीन पर पड़े पैसों को उठाकर चला जाता है। ये देखकर लुई बुरी तरह डर जाता है। लुई समझ जाता है कि उसकी जान खतरे में है और अधिकारी भी कैदियों के साथ मिले हुए हैं। सुबह होते ही लुई पैपिलन के पास पहुंचता है और कहता है, मैंने तुम्हारे ऑफर के बारे में ध्यान से सोचा। मैं तुम्हारे जेल से भागने का सारा खर्चा उठाऊंगा। बस तुम्हें मेरी हिफाजत करनी होगी जब तक मेरी पत्नी मुझे जेल से छुड़वा नहीं लेती। पैपिलन तुरंत मान जाता है और पैपिलन लुई से कहता है, जिस दिन मैं भागूंगा क्या तुम मेरे साथ नहीं भागोगे? लुई मुस्कुराकर जवाब देता है, तुम इतने पागलों वाले काम करते हो जैसे तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मेरी आदत ऐसी नहीं। वैसे भी मेरी पत्नी मुझे यहाँ से निकलवाने वाली है। पैपिलन उससे कहता है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हें कभी नहीं छुड़ाने वाली। ये बोलकर पैपिलन वहाँ से चला जाता है। रात को वही कैदी लुई को मारने के लिए आता है, लेकिन वो हमला करता उससे पहले ही पैपिलन पीछे से आकर उस कैदी को पीटने लगता है। पैपिलन उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। मारपीट के शोर से सभी कैदी जाग जाते हैं और अधिकारी भी वहां आ जाते हैं। अधिकारी सभी कैदियों के हाथ चेक करते हैं और पैपिलन के हाथों पर मारपीट के घाव देखकर समझ जाते हैं कि उसी ने कैदी को मारा है। सजा के तौर पर अधिकारी पैपिलन को उल्टा लटकाकर जंजीरों से बांध देते हैं और उसका खाना बंद कर देते हैं। पैपिलन को लगता है कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई लुई को मार देगा, लेकिन जब पैपिलन सजा काटकर वापस आता है तो देखता है कि लुई सुरक्षित है, क्योंकि जिस कैदी को पैपिलन ने पीटा था उस खूनी कैदी की हालत देखकर किसी की भी लुई को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती। जहाज किनारे लगता है और सभी कैदियों को उतारकर जेल की तरफ ले जाया जाता है। इसके बाद जेल का वार्डन बैरोट कैदियों को लाइन में खड़ा करता है और कहता है, मुझे पता है तुम में से कई लोग यहाँ से भागने की सोच रहे हो। तुम्हें भागने की पूरी आजादी है, क्योंकि हमें तुम्हें भागते हुए गोली मारने में बहुत खुशी और गर्व महसूस होगा। लेकिन अगर तुम लोग गोली से बच भी गए और जेल से भाग निकले, फिर भी 2 गार्ड हमेशा तुम पर नजर रखेंगे, जिन्हें तुम लोग कभी धोखा नहीं दे सकते। पहला गार्ड जंगल में तुम्हारे साथ सबसे अच्छी चीज ये होगी कि तुम शायद भूख और प्यास से मर जाओ, और अगर जंगल पार कर भी लिया तो दूसरा गार्ड है समंदर। मैं तुम्हें विश्वास दिलवाता हूँ, समंदर की शार्क हमेशा भूखी रहती है जो तुम्हें जिंदा निगल लेगी। वार्डन सख्त नियम बताता है, अगर किसी ने पहली बार भागने की कोशिश की तो उसे 2 साल कालकोठरी में रखा जाएगा। दूसरी बार कोशिश की तो 5 साल, और अगर किसी अधिकारी की जान ली तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद कैदियों को उनकी कोठरी में डाल दिया जाता है, लेकिन जगह कम होने की वजह से कई कैदियों को एक ही कोठरी में रखा जाता है। तभी पैपिलन देखता है कि कैदी बहुत खतरनाक हैं और बिना बात के मारने पर उतारू हो जाते हैं। इसी कारण पैपिलन लुई को समझाता है, अपना ध्यान रखना, अगर किसी को तुम्हारे पैसों के बारे में पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक दिन कई कैदियों को खदान में मजदूरी करने ले जाया जाता है। वहाँ लुई और पैपिलन भारी पत्थर उठाने का काम करते हैं। तभी काम करते वक्त लुई के पैसे गिर जाते हैं और लुई तुरंत पैपिलन को बताता है। इसलिए पैपिलन तेजी से पैसे ढूंढता है और कुछ देर बाद उसे पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद पैपिलन पैसे लुई को वापस दे देता है। तभी लुई को एहसास होता है कि मैं पैपिलन पर बेकार ही शक कर रहा था, और लुई पैपिलन से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पैसे लौटाओगे। इसके लुई देखता है कि उसके बगल में एक कैदी मर चुका होता है और एक अधिकारी ने खाना उस मरे हुए कैदी के पेट पर रख दिया होता है। हड़बड़ाहट में लुई शोर मचाना शुरू कर देता है और चिल्लाकर कहता है, एक कैदी मर गया। लेकिन सेलियर नाम का कैदी उसे चुप रहने को कहता है। तभी सेलियर लाश के ऊपर से खाना उठाता है और आधा हिस्सा पैपिलन को दे देता है। ये देखकर लुई वहां से जाने लगता है तो पैपिलन उसे रोकता है और मरे हुए कैदी के खाने का कुछ हिस्सा लुई को भी दे देता है। इसके बाद जैसे ही काम खत्म होता है और अधिकारी कैदियों को वापस जेल ले जाने लगते हैं, तभी रास्ते में एक बग्घी कीचड़ में फंसी होती है जिसमें कुछ औरतें और एक दलाल बैठा होता है। असल में वो दलाल जेल के वार्डन के लिए वेश्याएं लाने का काम करता है। तभी अधिकारी कैदियों को कहता है कि बग्घी को धक्का लगाकर जेल तक धकेल कर लेकर जाओ। इसलिए पैपिलन इसका फायदा उठाता है
और दलाल के पास पहुंच जाता है। तभी पेपिलन उससे कहता है, अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें $2000 दूंगा। पेपी की बात सुनकर दलाल हंसता है और शिकायत करने के लिए अधिकारी को आवाज लगाने लगता है। फिर पेपिलन तुरंत $4000 का ऑफर देता है। 4000 सुनकर दलाल चुप हो जाता है और कहता है, 4 नहीं, मैं तुम्हें इस नर्क से निकालने के लिए पूरे 5000 लूंगा। इसके बाद दलाल उसे बताता है कि मैं 3 दिन तक यहाँ रुका हुआ हूँ और मेरी नाव नदी किनारे खड़ी है। फिर दलाल शर्त रखता है कि अगर तुम 3 दिन के अंदर वहाँ पहुँच गए तो मैं तुम्हें समंदर पार ले जाऊंगा। फिर सभी कैदी जेल में वापस आ जाते हैं और अगली सुबह जब कैदी नहा रहे होते हैं तभी कुछ कैदियों को लुई के पैसों के बारे में पता चल गया होता है और वो उसे मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन पेपिलन उन्हें देख लेता है और उन कैदियों से भिड़ जाता है। तभी लुई डर के मारे दीवार के पीछे छुप जाता है। काफी देर की लड़ाई के बाद पेपिलन सबको हरा देता है, लेकिन उसे भी चोटें आती हैं और वो गुस्से में लुई को कहता है, अब मेरे मुंह मत लगना। अचानक सायरन बजने लगते हैं। तभी एक कैदी जेल से भाग निकलता है और गार्ड्स उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। तभी उस कैदी को भागता देख पेपिलन लुई से कहता है, जब वो कैदी भाग सकता है तो हम भी भाग सकते हैं। अगली सुबह वार्डन सभी कैदियों को ग्राउंड में हाजिर होने और घुटनों के बल बैठने का हुक्म देता है और वार्डन कहता है, मैंने तुम्हें कुछ नियम बताए थे लेकिन एक कैदी ने नियम तोड़ा है। असल में जो कैदी भागा था उसे पकड़ लिया गया होता है, लेकिन उसने भागने से पहले एक अधिकारी को मार दिया। जब उस कैदी को सामने लाया जाता है तो पेपिलन देखता है कि वो कैदी कोई और नहीं बल्कि जुलॉट होता है, लेकिन अपने दोस्त को मुसीबत में देख पेपिलन परेशानी में खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी एक गार्ड आकर पेपिलन पर हमला करने लगता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वार्डन नियमों के तहत जुलॉट का सिर धड़ से अलग कर देता है और ये मंजर देखकर सभी कैदी बुरी तरह डर जाते हैं। तभी वार्डन पेपिलन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि लगता है तुम्हें उसकी परवाह थी। इसीलिए वार्डन पेपिलन को जुलॉट की लाश जंगल में फेंकने का आदेश देता है और मदद के लिए किसी एक साथी को साथ ले जाने का हुक्म देता है। इसके बाद पेपिलन और लुई दोनों लाश को उठाकर एक अधिकारी के साथ जंगल में जाते हैं। तभी लाश से खून बहता देख लुई को चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर बैठ जाता है, लेकिन अधिकारी उसे जबरन लाश उठाने को कहता है, लेकिन चक्कर आने की वजह से लुई कोई जवाब नहीं दे पाता। तब अधिकारी गुस्से में लुई पर कोड़े बरसाने लगता है और ये देखकर पेपिलन को भी गुस्सा आ जाता है। तभी पेपिलन जमीन से पत्थर उठाकर अधिकारी के सिर पर मार देता है, जिसके बाद अधिकारी जमीन पर गिर जाता है और पेपिलन वहां से भागने लगता है। तभी बाकी अधिकारी पेपिलन का पीछा करते हैं और उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, लेकिन पेपिलन भागता हुआ पास की नदी में कूद जाता है और तैरते हुए उस दलाल के पास पहुंचता है जो किनारे पर नाव लेकर पहले से पेपिलन का इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद पेपिलन दलाल से कहता है, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। तभी दलाल पेपिलन से भगा ले जाने के बदले तय की गई रकम मांगता है, लेकिन पेपिलन कहता है, मैं जल्दबाजी में भाग कर आया हूँ और मेरे पास पैसे उठाने का वक्त नहीं था, पर मेरा तुमसे वादा है, फ्रांस पहुँचने पर मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जो तुम्हारे लिए फायदे का सौदा होगा। ये सुनकर दलाल जोर जोर से हंसने लगता है और तभी जेल के अधिकारी चारों तरफ से आकर पेपिलन को घेर लेते हैं। असल में वो दलाल वार्डन से मिला हुआ होता है। इसके बाद दलाल पेपिलन से कहता है, अगर तुम मुझे 5000 दे भी देते तब भी मैं तुम्हें नहीं ले जाता, क्योंकि वार्डन मुझे कैदियों को पकड़वाने के 2 गुने पैसे देता है। तभी अधिकारी पेपिलन को वापस जेल ले आते हैं और वार्डन के सामने पेश करते हैं, लेकिन वार्डन कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि उस अधिकारी की जान बच गई, वरना तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त जुलॉट जैसी मौत की सजा मिलती। इसके बाद नियम के मुताबिक भागने की कोशिश करने पर पेपिलन को 2 साल के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है, लेकिन कोठरी बहुत छोटी होती है और यहाँ कैदी को पूरे 2 साल अकेले बिना किसी से बात किए गुजारने होते हैं। दरअसल शुरू में पेपिलन को काल कोठरी में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है। उसे खाने के नाम पर सिर्फ उबला हुआ पानी यानी सूप दिया जाता है, इसीलिए लगातार सूप पीने और खाना न मिलने की वजह से उसका शरीर तेजी से कमजोर होने लगता है। तभी कुछ समय बाद वो अपनी कोठरी के दरवाजे के निचले हिस्से से बाहर की तरफ झांकता है और देखता है कि कुछ अधिकारी एक मरे हुए कैदी की लाश को जमीन पर घसीट कर ले जा रहे होते हैं। ये खौफनाक नजारा देखकर पेपिलन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। कुछ दिन और बीतते हैं और तभी एक अधिकारी पेपिलन की कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। ये वही अधिकारी होता है जिसे भागने की कोशिश करते समय पेपिलन ने पत्थर से सिर पर मारा होता है। वो अधिकारी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए पेपिलन पर टूट पड़ता है और उसे बहुत बुरी तरह से पीटकर वहां से चला जाता है। अकेले बंद रहने और किसी से बात न करने की वजह से पेपिलन की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अपनी ही आवाज भूलने लगता है। एक दिन जब पेपिलन पत्थर के बिस्तर पर सो रहा होता है तभी एक अधिकारी दरवाजे के नीचे से एक बाल्टी अंदर की तरफ रखता है। जैसे ही पेपिलन उस बाल्टी के अंदर देखता है तो उसे वहाँ एक ताजा नारियल मिलता है। नारियल के बिल्कुल साथ में एक लेटर भी रखा होता है। जब पेपिलन उसे पढ़ता है तो वहाँ लिखा होता है, मेरे जिगरी दोस्त, मैं तुम्हें रोज एक ताजा नारियल भेजूंगा, तुम्हारा दोस्त लुई। तभी बहुत दिनों के बाद अच्छा खाना
आना देखकर पेपिलन के चेहरे पर खुशी आ जाती है। इसके बाद अगले कुछ महीनों के दौरान पेपिलन के शरीर में फिर से ताकत आने लगती है, क्योंकि लुई हर रोज उसे चुपचाप एक नारियल भेजता है और पेपिलन खुद को फिट रखने के लिए अपनी कोठड़ी के अंदर ही लगातार कसरत करने लगता है। लेकिन उसके ये अच्छे दिन बहुत जल्दी खत्म होने वाले होते हैं, क्योंकि जेल के वार्डन को पेपिलन पर शक होने लगता है कि बिना खाने के इतनी भयानक जगह में रहने के बावजूद उसका शरीर दिन पर दिन मजबूत कैसे हो रहा है। तभी एक दिन रोज की तरह पेपिलन बाल्टी से अपना नारियल निकालने लगता है। तभी अचानक दरवाजे के बाहर एक दूसरा अधिकारी आ जाता है और वो अधिकारी बाल्टी के अंदर देखता है और उसे वहां नारियल मिल जाता है। इसलिए नारियल देखते ही वो अधिकारी तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और उस पहले अधिकारी को गोली मार देता है जो पेपिलन के लिए हर रोज नारियल लाता था। इसके बाद वो अधिकारी सीधा दौड़कर जाता है और वार्डन को सारी बात बताकर वहां बुला लाता है। फिर वार्डन पेपिलन की कोठड़ी में आता है और उससे कड़क आवाज में पूछता है कि तुम तक ये नारियल हर रोज कौन पहुंचाता है। लेकिन पेपिलन अपने दोस्त लुई को बचाने के लिए अपना मुंह बंद रखता है और कुछ नहीं बोलता। तभी वार्डन उसे कहता है, तुम अपनी जिंदगी खतरे में डालकर दूसरे की जान बचा रहे हो। अगर तुमने मुझे उस आदमी का नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हारा इस जेल में जीना मरना और भी ज्यादा मुश्किल कर दूंगा। लेकिन पेपिलन अपना मुंह नहीं खोलता और जिसके नतीजे में वार्डन सजा के तौर पर उसका सूप भी बिल्कुल आधा कर देता है। कुछ महीने और गुजर जाते हैं और एक दिन वार्डन वापस पेपिलन से मिलने उसकी कोठड़ी में आता है। लेकिन इस बार वार्डन अपने हाथों में पेपिलन के लिए एक कटोरी सूप लेकर आता है और वार्डन सूप का लालच देकर उससे दोबारा नारियल भेजने वाले का नाम पूछता है। वार्डन को पूरी उम्मीद होती है कि पेपिलन ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और वो सूप को देखकर भूख के मारे सब कुछ उगल देगा। लेकिन पेपिलन वो सूप खुद पीने के बजाय चम्मच उठाता है और उल्टा वार्डन के मुंह में ही सूप डालने लगता है। पेपिलन की ये हरकत देखकर वार्डन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि इस कैदी की बाकी बची हुई सजा इसे पूरी तरह अंधेरे में बिताने दो और लाइट भी हमेशा के लिए बंद कर दो। इसलिए अंधेरा होते ही पेपिलन के लिए वहां रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक तरफ भयंकर अकेलापन होता है और दूसरी तरफ घने काले अंधेरे की वजह से उसे समय का भी पता नहीं चलता कि बाहर दिन है या रात। लगातार अंधेरे में रहने से पेपिलन की दिमागी हालत खराब होने लगती है और वो खुद से ही अजीबोगरीब बातें करने लगता है। तभी उसे अंधेरे में डरावने दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इस नर्क जैसी जिंदगी से तंग आकर वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो अचानक ऐसा करने से रुक जाता है। इसी तरह उस काल कोठड़ी में सड़ते हुए पेपिलन के 2 साल पूरे हो जाते हैं। इन 2 सालों में उसकी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी होती है। जब सजा का समय खत्म होने पर अधिकारी दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकालते हैं तो पेपिलन के शरीर ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया होता है। तभी अधिकारी उसे उठाकर सीधा अस्पताल ले जाते हैं। इसके बाद अस्पताल में लुई उससे मिलने आता है। लुई पढ़ा लिखा इंसान है, इसलिए अब वो वार्डन के लिए जेल के जरूरी कागज बनाने का काम करता है और वार्डन उसके इस काम से बहुत खुश रहता है। लुई देखता है कि उसका जिगरी दोस्त पेपिलन बिस्तर पर बिना हिले डुले बेजान पड़ा हुआ होता है। लुई अपने दोस्त को इस बुरी हालत में देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो रोते हुए पेपिलन से माफी मांगता है, क्योंकि उसे लगता है कि नारियल भेजने के कारण ही पेपिलन को ये खतरनाक सजा मिली होती है। तभी वो पेपिलन के पास बैठता है और कहता है, तुमने उस दिन बिल्कुल सही कहा था कि मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और लुई आगे बताता है, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा देकर उस वकील से शादी कर ली है और अब वो बाहर उसके साथ अय्याशी कर रही है। लेकिन लुई की ये सारी बातें सुनकर पेपिलन अचानक धीरे से हंसकर कहता है, उसे नर्क में जाने दो। दरअसल पेपिलन पागल होने का बस नाटक कर रहा होता है, लेकिन हकीकत में उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक होती है। लुई हैरानी से उसे देखता है और कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह काल कोठड़ी में कैद होता तो शायद इतनी सख्ती कभी नहीं सह पाता और वार्डन के सामने सब कुछ सच बयान कर देता। फिर पेपिलन उसे जवाब देता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने सच बताने के बारे में सोचा नहीं, लेकिन जब भी मैं तुम्हारा नाम बताने की सोचता तब मुझे याद आता कि तुम जैसा कमजोर आदमी काल कोठड़ी के अंधेरे में एक दिन भी नहीं निकाल सकता। तब लुई पेपिलन की बात सुनकर कहता है, हम अब भी यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। आने वाले रविवार को वार्डन कुछ राजनीतिक नेताओं के साथ जेल के अंदर एक मूवी देखने वाला है और सभी गार्ड्स उनकी देखरेख में व्यस्त रहेंगे। लेकिन पेपिलन पूछता है, क्या तुमने समुद्र पार करने के लिए नाव का इंतजाम किया है? इस पे लुई कहता है, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी पेपिलन कहता है, तुम्हें सेलियर को पैसा देना होगा, क्योंकि सिर्फ वही किसी बाहर के आदमी से बात करके नाव का इंतजाम कर सकता है। ये सेलियर वही कैदी होता है जिसने एक बार काम के दौरान मरे हुए आदमी का खाना उठाकर आधा बांटकर खाया होता है। तभी पेपिलन प्लान फाइनल करता है कि जब वार्डन और उसके अधिकारी मूवी देखने में व्यस्त होंगे तब हम उसी मौके का फायदा उठाते हुए चुपचाप जेल से भाग जाएंगे। उन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी अचानक पेपिलन लुई का गला पकड़ लेता है और जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि बाहर खड़े डॉक्टर्स को लगे कि उसे फिर से दिमागी दौरे पड़े हैं
और वो भागकर उसे बेहोशी की गोलियां खिलाने आए। और बिल्कुल पेपिलन के प्लान के मुताबिक डॉक्टर्स अंदर आकर पेपिलन के मुंह में बेहोशी की गोली डाल देते हैं, लेकिन पेपिलन उस गोली को निगलता नहीं है बल्कि अपनी जीभ के नीचे छुपाकर मुंह में ही रख लेता है। जैसे ही डॉक्टर वहां से जाते हैं तभी पेपिलन तुरंत मुंह से वो बेहोशी की गोली बाहर निकालता है और उसे अपने पास जमा करने लगता है। इसके बाद रात के समय पेपिलन छुपकर मैचुरेट नाम के एक जवान लड़के के पास पहुंचता है और उसे भी भागने की अपनी इस टीम में शामिल कर लेता है। असल में जेल के जिस खास अधिकारी के पास सारे दरवाजों के तालों की सभी चाबियां होती हैं, वो अधिकारी मैचुरेट पर अपनी गंदी निगाह रखता है और हमेशा गलत इरादे से मैचुरेट के पास आने की कोशिश करता है। इसलिए पेपिलन मैचुरेट को समझाता है कि रविवार को हम यहाँ से भागने वाले हैं और उस दिन तुम्हें किसी भी तरह उस अधिकारी का ध्यान भटकाना है और उसकी चाबियां चुराकर सीधे हमारे पास लानी है। मैचुरेट तुरंत उनका ये काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन सेलियर ने भी पहले से ही बाहर नाव का इंतजाम करके रखा होता है, लेकिन भागने के लिए उसे उस नाव के मालिक को पैसे देने होते हैं। सेलियर के पास बिल्कुल पैसे नहीं होते और तभी लुई अपने छुपाए हुए पैसों में से वो रकम निकालकर उसे थमा देता है। इसके बाद पेपिलन लुई को एक माचिस की डिब्बी पकड़ाता है जिसके अंदर उसने जमा की हुई सारी बेहोशी की गोलियां रखी होती हैं। फिर पेपिलन लुई से कहता है कि रविवार को जब वार्डन और अधिकारी मूवी देखने में बिजी हो जाएंगे तब तुम उनकी पीने की शराब में ये बेहोशी की गोलियां मिला देना। गोलियां निगलते ही वो सभी बेहोश हो जाएंगे और हमें भागने का साफ मौका मिल जाएगा। लेकिन लुई जैसे ही वहां से आगे जाने लगता है कि तभी अचानक पीछे से एक दूसरा कैदी लुई पर हमला कर देता है और झपटकर उससे गोलियां छीन लेता है। ये नजारा पेपिलन चुपचाप देखता रहता है, लेकिन इस बार वो लुई की मदद करने के लिए अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता, क्योंकि पेपिलन बस ये देखना चाहता है कि बिना उसकी सुरक्षा के लुई इतने सालों तक जेल में जिंदा कैसे बच गया। इस बार लुई बिल्कुल भी नहीं घबराता और लुई पलटकर उस कैदी से लड़ता है और बहुत ही आसानी से उसे हराकर अपनी गोलियां वापस छीन लेता है। लुई की ये हिम्मत देखकर पेपिलन बहुत खुश होता है और समझ जाता है कि जेल के इस खूंखार माहौल ने लुई के अंदर का सारा डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आखिरकार रविवार की वो रात आ जाती है जिस रात वो चारों जेल से फरार होने वाले होते हैं, इसलिए वो चारों अपने प्लान के हिसाब से काम पर लग जाते हैं। जब सारे कैदी और खुद वार्डन मूवी देखने में पूरी तरह बिजी होते हैं तब लुई चुपचाप उनकी शराब की बोतलों में बेहोशी की गोलियां मिला देता है। उधर मैचुरेट चाबियों वाले अधिकारी का ध्यान भटकाने के लिए उसे बातों में लगाता है और अपने साथ वॉशरूम की तरफ ले जाने लगता है। इसके बाद लुई वार्डन और वहां मौजूद अधिकारियों को गोलियों वाली शराब परोस देता है। वो शराब पीने के बाद अधिकारी बस कुछ ही मिनटों में किसी भी वक्त बेहोश होने वाले होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैचुरेट अधिकारी को जिस बाथरूम में लेकर जाता है वहां अंदर पेपिलन पहले से ही छुपकर खड़ा होता है। तभी मूवी के शोर का फायदा उठाते हुए पेपिलन पीछे से आता है और अधिकारी के सिर पर कपड़े से ढकी लोहे की रॉड से जोरदार वार करके उसे वहीं जमीन पर बेहोश कर देता है। इसके बाद पेपिलन तुरंत उसकी चाबियां निकाल लेता है, लेकिन इस मारपीट के दौरान कुछ अधिकारी शोर की आवाज सुन लेते हैं और एक अधिकारी जांच करने के लिए जैसे ही ऊपर देखने के लिए आता है कि तभी अचानक शराब में मिली दवा अपना पूरा असर दिखा देती है और वो जांच करने वाला अधिकारी और बाहर मूवी देख रहे सारे लोग एक साथ बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ते हैं। ये उनके लिए जेल से निकलने का सबसे अच्छा और आखिरी मौका होता है। चारों प्लान के मुताबिक जैसे ही जेल के बाहर निकलने लगते हैं तभी अचानक आसमान से जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के कारण जेल की बिजली भी चली जाती है। चारों तरफ घुप अंधेरा छा जाता है। फिर भी अंधेरे में वो चारों बड़ी मुश्किल से जेल की ऊंची दीवार पर चढ़ने लगते हैं और एक एक करके नीचे जमीन पर कूदने लगते हैं। लेकिन जैसे ही लुई कूदने वाला होता है तभी अचानक जेल की लाइट दोबारा से आ जाती है। तब लुई पूरी तरह डर जाता है और जल्दबाजी में छलांग लगाता है जिससे उसका पैर एक पत्थर पर जा टकराता है। नतीजा उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। लुई के लिए अब एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। सेलियर ये देखकर तुरंत कहता है कि इसे चोट लगी है, हम इसे अपने साथ आगे लेकर नहीं जा सकते। लेकिन पेपिलन अपने दोस्त लुई को वहां अकेला छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। इसलिए पेपिलन मैचुरेट को बुलाता है और दोनों मिलकर लुई को अपने कंधों पर उठा लेते हैं और आगे की तरफ चलने लगते हैं। जैसे ही वो कुछ ही दूर आगे पहुंचते हैं कि अचानक कुछ अनजान आदमी उनके सामने आते हैं और उन पर अपनी बंदूक तान देते हैं। सेलियर सबको शांत करता है और कहता है कि डरो मत, क्योंकि ये वही आदमी है जो हमें समंदर पार कराने के लिए नाव देने वाला है। फिर वो आदमी उन्हें नाव तक लेकर जाता है और जिसके बाद वो चारों जल्दी से उस नाव में बैठते हैं और जेल से भाग निकले हैं। लेकिन उनका खतरा अभी भी टला नहीं होता, क्योंकि नाव बहुत छोटी होती है और नाव 4 लोगों का भारी वजन बिल्कुल उठा नहीं पा रही होती। इसीलिए वजन ज्यादा होने के कारण नाव के
के अंदर आहिस्ता आहिस्ता समंदर का पानी भरने लगता है और नाव डूबने लगती है। इसलिए पानी भरता देखकर सेलियर घबरा जाता है और कहता है हमें इस नाव से वजन कम करना होगा। वैसे भी लुई अब हमारे किसी काम का नहीं रहा और उसका एक पैर भी पूरी तरह बेकार हो चुका है। हमें लुई को उठाकर पानी में फेंक देना चाहिए ताकि नाव का वजन कम हो सके और हम तीनों की जान बच जाए। लेकिन पैपिलन सेलियर की ये बात सुनते ही ऐसा करने से साफ मना कर देता है। अब पैपिलन का जवाब सुनकर सेलियर को गुस्सा आ जाता है और वो लुई को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। तभी पैपिलन सेलियर को रोकने के लिए बीच में आता है और दोनों के बीच नाव पर लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर सेलियर ताकत में पैपिलन पर भारी पड़ने लगता है और सेलियर पैपिलन को नीचे गिराकर उसका गला जोर से दबाने लगता है। अब सेलियर बस पैपिलन को मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक पीछे से लुई अपने हाथों में चाकू लेता है और सेलियर पर लगातार कई वार करके उसे वहीं जान से मार डालता है। इसके बाद पैपिलन और लुई दोनों मिलकर सेलियर की खून से लथपथ लाश को समंदर के पानी में धकेल देते हैं। लुई ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान का खून किया होता है और जिससे लुई गहरे सदमे में चला जाता है। पैपिलन उसे शांत करता है और समझाता है अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो तुम्हें ही जान से मार देता। सेलियर की लाश पानी में गिराने के बाद नाव का वजन अब बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और पानी भरना बंद हो जाता है। वो लोग अभी इस खौफनाक हादसे से अच्छी तरह संभल भी नहीं पाते हैं कि तभी अचानक वो देखते हैं कि सामने से एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक तूफान उनकी नाव की तरफ बढ़ रहा होता है। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इस भयंकर तूफान से बचने के लिए क्या किया जाए, इसलिए वो सब कुछ राम भरोसे छोड़ देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए नाव को जोर से पकड़कर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में वो तेज तूफान उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। समंदर के पानी में डूबने के कारण पैपिलन बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद जब पैपिलन की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक अनजान आइलैंड पर आदिवासियों से घिरा हुआ पाता है। असल में समंदर के तूफान के बाद वो तीनों बेहोशी की हालत में लहरों के साथ बहकर इस किनारे पर आ जाते हैं और वहाँ रहने वाले आदिवासी लोगों की नजर उन पर पड़ जाती है। आदिवासी लोग उन तीनों को उठाकर अपनी झोपड़ियों में ले जाते हैं और वहाँ उनका इलाज करते हैं। लेकिन जैसे ही पैपिलन झोपड़ी से बाहर आता है उसे वहाँ पर एक औरत मिलती है। पैपिलन उस औरत से अपने साथियों के बारे में पूछने लगता है। फिर औरत बताती है वो सभी सुरक्षित हैं और उन्हें फिलहाल आराम की जरूरत है। लेकिन औरत को पहले से पता होता है कि वो तीनों जेल से भागे हुए कैदी हैं। फिर पैपिलन समंदर के पानी में नहाने के लिए चला जाता है और नहाने के तुरंत बाद लुई के पास जाता है और पैपिलन लुई से कहता है हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते क्योंकि यहाँ के आदिवासी लोगों को पता है कि हम जेल से भागे हुए कैदी हैं और हम यहाँ आसानी से पकड़े जा सकते हैं। लेकिन लुई और मैचुरेट उसकी बात सुनकर वहाँ से जाने से साफ मना कर देते हैं। इसके बाद पैपिलन अकेला निकलने का फैसला करता है और वहाँ से चल पड़ता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही उसे सामने पुलिस वाले नजर आते हैं। वो तुरंत पलटकर भागते हुए लुई के पास लौटता है और उसे वहाँ से भागने को कहता है। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं कि तभी पुलिस वाले उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और सीधा मैचुरेट को गोली मार देते हैं। मैचुरेट जमीन पर गिरकर वहीं मर जाता है और लुई धीरे से कहता है जब तुमने पुलिस को देख लिया था तो मुझे बचाने क्यों वापस आ गए। तभी उन्हें पता चलता है कि पुलिस को उनकी खबर उसी औरत ने दी होती है। इसके बाद फिर से पैपिलन को वापस जेल लाया जाता है और नियम के अनुसार दूसरी बार भागने के जुर्म में उसे पूरे 5 साल के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। पूरे 5 साल बाद पैपिलन को बाहर निकाला जाता है और 5 साल बाद पैपिलन अब पूरी तरह बूढ़ा होकर एक जिंदा लाश बन चुका होता है। पकड़े जाने के बाद उसे कभी काल कोठरी से बाहर नहीं निकाला गया होता। आज उसकी सजा पूरी हो जाती है और जेल का वार्डन खुद उसे देखने आता है। वार्डन उसे जिंदा देखकर कहता है कि बहुत कम लोगों में तुम्हारे जितनी जुल्म सहने की शक्ति होती है। तुम आखिर किसकी तलाश कर रहे हो जो तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद बची है। वार्डन आगे पूछता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, क्योंकि जिस जेल में अब तुम्हें भेजा जा रहा है वहाँ से कोई जिंदा लौट कर नहीं आया। लेकिन पैपिलन चुप रहता है और कोई जवाब नहीं देता। तभी अधिकारी उसे नाव में बिठाकर डेविल्स आइलैंड नाम की दूसरी जेल में उसका तबादला करने लगते हैं। ये जेल समंदर के बीचों बीच एक ऊंची चट्टान पर बनी होती है जहाँ से भागना नामुमकिन होता है। जेल के चारों तरफ सिर्फ समंदर है और वहाँ कैदियों पर नजर रखने के लिए कोई अधिकारी मौजूद नहीं होता और बस हफ्ते में एक बार राशन दिया जाता है। इसके बाद वहाँ पहुँचते ही पैपिलन देखता है कि ज्यादातर कैदी पागल हो चुके होते हैं कि तभी अचानक उसकी नजर अपने जिगरी दोस्त लुई पर पड़ती है जिसे 5 साल पहले ही यहाँ भेज दिया गया होता है। वो दोनों एक दूसरे को बिना कुछ बोले बस देखते रहते हैं। अपनी किस्मत पर रोने के अलावा उनके पास कोई शब्द नहीं होते। कई महीने गुजर जाते हैं और लेकिन एक दिन जेल की छत से समंदर को देखते हुए पैपिलन के दिमाग में एक भागने की तरकीब आती है। वो सीधा लुई को नींद से जगाकर कहता है मुझे पता लग गया है यहाँ से कैसे भागना है। फिर वो दोनों चट्टान के किनारे आ जाते हैं और तभी पैपिलन एक नारियल समुंदर में फेंक देता है। तभी नारियल पानी के ऊपर तैरने लगता है। उसके बाद
बाद पैपिलन लुई से कहता है, अगर हम इन नारियलों को बोरियों में भरकर एक कश्ती बनाएं तो लहरें हमें बाहरी दुनिया तक ले जाएंगी। इसके बाद वो दोनों तुरंत नारियलों को बोरियों में भरते हैं और चट्टान के किनारे ले आते हैं। तभी पैपिलन दोनों बोरियों को बांधकर कश्ती तैयार कर लेता है और अब बस उन्हें नीचे पानी में कूदना होता है। लेकिन तभी लुई कहता है कि मैं यहीं रुकूंगा। पैपिलन चौंक कर ऊपर देखता है और पूछता है, क्या कहा? पैपिलन कहता है, क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम क्यों नहीं जाओगे? लुई कहता है, तुम मेरी कब तक रक्षा करोगे? जिस तरह से तुम्हें बाहरी दुनिया से प्यार है, बिल्कुल वैसे ही मुझे इसी जगह से प्यार हो गया है। यहाँ रहना ही मेरे लिए सही है, क्योंकि बाहर अब मैं गुजारा नहीं कर सकता। पैपिलन उसे गले लगाता है और बहुत रोने लगता है। पैपिलन समझ जाता है कि उसका दोस्त यहीं खुश रहेगा। इसके बाद पैपिलन अकेला ही निकलने की तैयारी करता है। लुई शांति से उसे देखता रहता है और रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि पैपिलन के लिए आजादी की कीमत उसकी जान से ज्यादा है। लेकिन लुई को यह भी पता होता है कि इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद पैपिलन नीचे चट्टान से टकराकर मर जाएगा। तभी पैपिलन कश्ती को नीचे पानी में फेंकता है और तुरंत खुद भी छलांग लगा देता है। लेकिन वही होता है जिसका डर था, क्योंकि पैपिलन पानी में कूदने के बाद ऊपर आता ही नहीं। लुई उसे नीचे देखने की कोशिश करता है, पर पैपिलन नजर नहीं आता। लुई समझ जाता है और वापस जेल की तरफ जाने लगता है कि तभी अचानक नीचे से आवाज आती है, लुई मेरे दोस्त, मैं जा रहा हूँ। तभी दोनों खुशी के मारे पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। लुई हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहता है और समंदर की लहरें पैपिलन को बाहरी दुनिया की तरफ ले जाने लगती हैं। फिर पैपिलन समंदर की गहराइयों में खो जाता है। इसके बाद कहानी सीधा भविष्य में जाती है, जहाँ बूढ़ा पैपिलन एक जहाज में बैठा होता है, लेकिन पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही होती है। इसके बाद पैपिलन फ्रांस में एक पब्लिशर के पास पहुंचता है और उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। वो पब्लिशर पैपिलन की कहानी सुनकर अंदर तक हिल जाता है और उसकी कहानी को एक किताब में छाप देता है। किताब छपने के बाद पूरी दुनिया को उसकी सच्चाई पता चल जाती है और साल 1970 में फ्रांस की सरकार उसे उन गुनाहों के लिए बेगुनाह घोषित कर देती है जो पैपिलन ने कभी किए ही नहीं होते। सरकार उसे वापस अपने देश आने की इजाजत दे देती